डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 है जो स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने अलग अलग जो कल्चर हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, डायरी फार्म मैनेजमेंट है, पाइसिकल्चर है, एपीकल्चर है, वो पॉइंट डिस्कस किए हैं। और जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा वो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड रहेगा। अलग अलग हम स्टेप देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग को कैसे जो अच्छे ढंग से इम्प्रूव किया जा सकता है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा। और साथ में एग्रीकल्चर सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर वो देखेंगे। अलग अलग जो फसलें हैं वो किस तरीके की कौन सी नस्ल हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और साथ में इसी पार्ट में हम कुछ टेक्निक हैं लास्ट में वो देखेंगे जिनके द्वारा जो हम जो फूड प्रोडक्शन है उनको काफ़ी हद तक जो खासकर प्लांट से रिलेटेड उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें उनको अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। तो इसके अंदर पर्पजफुल का मतलब उद्देश्यपूर्वक, हमको पता होता है कि किस लेवल पे मैनिपुलेशन का मतलब छेड़खानी करनी है प्लांट स्पीसीज के अंदर क्या करने के लिए। टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स, जो मनचाहे प्लांट हैं, जो स्पीसीज हैं वो उनसे पैदा किए जाते हैं जो कि बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन का मतलब है उगाने से रिलेटेड या फिर उनकी पैदावार से रिलेटेड अच्छे ढंग से वो सूट होने चाहिए, मतलब सही नस्ल होनी चाहिए। गिव बेटर यील्ड्स, जो पैदावार है वो भी अच्छी होनी चाहिए उनकी। और डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है उनके जो बीमारियां वगैरह हैं उनके प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए उनकी। टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज यील्ड्स टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट, तो ये वो तकनीक होती है जिसके द्वारा जो पैदावार है उसको बहुत ही लार्ज एक्सटेंट का मतलब बड़े पैमाने पे उसको इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल, साथ में कुछ उनके अंदर गुण रहते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा चला गया या फिर वाटर की जो कमी है, स्कैर्सिटी है वो जाती है, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं। या टेम्परेचर कम चला गया काफ़ी, तो उसके प्रति टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए उसकी, सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जल्दी से जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाए। रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, जो बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं उनके प्रति भी उसको अच्छे ढंग से रेजिस्टेंस होना चाहिए वो करेक्टर। इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जो अलग अलग कीट होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसके प्रति भी उनकी टॉलरेंस है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं, इनके लिए प्लांट ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल का मतलब पुराने टाइम की, तो इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉसिंग करवाई जाती है या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो नस्लों के बीच में दो प्योर लाइन ली जाती हैं, प्योर करैक्टर लिए हुए लाइंस के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और फिर उसके बाद उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है जो भी आगे सीड वगैरह बनेंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर अच्छे गुण आए हैं नहीं आए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये क्या है, हरित क्रांति बोलते हैं इसको। फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी इन वीट, तो ये इसके अंदर एक ये प्रोग्राम था जिसके अंदर जो हाई यील्ड का मतलब अच्छी पैदावार देने वाली और साथ में डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है बीमारी के प्रति अच्छे तरीके से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है, ऐसी वैरायटीज मतलब ऐसी नस्लों को इसमें उगाया जाता है जो कि गेहूं की, राइस की और मेज की, जो मक्के की। तो उनके लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम है वो चलाया गया था। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में कौन से जो स्टेप्स हैं वो मेन रहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब है जो चेंज हैं, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक नस्ल पाई जाती हैं किसी भी क्रॉप की, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व मतलब उनको सुरक्षित रखा जाता है। स्पीसीज मतलब वैरायटीज मतलब अलग अलग नस्ल हो सकती हैं, स्पीसीज प्रजाति हो सकती हैं। एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज फॉर इफेक्टिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल जीन, और साथ में इन स्पीसीज के कुछ रिलेटिव्स मतलब कुछ सगे संबंधी टाइप की जो नस्लें हैं जो इनसे मिलती हैं तो उनको कल्टीवेट किया जाता है। ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज मतलब जो कि पैदावार की जाने मतलब पैदावार के लिए उगाए जाने वाली जो नस्लें हैं
उनकी अलग अलग वैरायटी स्पीसीज उनके रिलेटिव्स को इकट्ठा करेंगे। किसके लिए? ताकि जो नेचुरल जीन है उनके उनको आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सके। एक्सप्लॉइट का मतलब चेंज किया जा सके। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन ए गिवन क्रॉप। तो इसके अंदर सिलेक्टेड जो जीन है वो कलेक्ट नहीं किए जाते। इसमें सारा जो जीन पूल होता है, मतलब जीन होता है कि इंडिविजुअल के अंदर जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो डाइवर्स एलील्स हैं वो इसमें इकट्ठे किए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है सेकंड जो स्टेप है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड, उसकी मतलब अच्छे ढंग से इवेल्युएशन किया जाता है, उसकी मतलब मूल्यांकन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल करेक्टर्स, क्यों किया जाता है इवेल्युएशन? ताकि जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं उनको ढूंढा जा सके और प्लांट्स की पहचान की जा सके जिनके पास ये डिजायरेबल करेक्टर्स हैं। उसके बाद सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड, तो जो प्लांट हमने सेलेक्ट किए हैं जिनके पास डिजायरेबल करेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। एंड यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उन्हीं को फिर हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिनका हमने क्रॉसिंग करवानी है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करवा के मेटिंग करवा के नया जीव जो बनाना है, तो उस प्रोसेस में फिर उनको गुजारा जाता है। उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट्स, तो ये मेन इवेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। इसके अंदर क्या किए जाते हैं? डिजायर्ड करेक्टर, जो कि मनचाहे गुण आर कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, तो अलग अलग प्लांट्स से हैं उनको कंबाइंड किया जाता है, उनको मिलाया जाता है। प्लांट्स मतलब पेरेंट्स। एंड एग्जांपल जैसे हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, एक पेरेंट के अंदर प्रोटीन क्वालिटी है वो अच्छी है, और दूसरे के अंदर विद डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लांट, दूसरे के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो अच्छी है, तो उनको कंबाइन किया जाता है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके ऊपर, और टेडियस का मतलब बड़ी ही मेहनत का काम होता है इसमें। बिकॉज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट्स चूजन एज मेल पेरेंट हैव टू बी कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेलेक्टेड एज ए फीमेल पेरेंट, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल पार्ट होता है, जो वो डिजायरेबल प्लांट से वो इकट्ठे किए जाते हैं मेल पेरेंट से, और उनको फिर कलेक्ट किया जाता है और उनको स्टिग्मा के ऊपर प्लेस किया जाता है, पोलिनेशन करवाई जाती है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं। और एक प्रकार से आर्टिफिशियल पोलिनेशन कह सकते हैं कि मैन के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है। सिलेक्टेड एज फीमेल प्लांट पेरेंट, तो जिसको हमने फीमेल पेरेंट के रूप में मानना है, तो उसकी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन है उनको सेट किया जाता है, छिड़का जाता है। यूजुअली ओनली वन इन फ्यू हंड्रेड्स टू ए थाउजेंड क्रॉस शोज डिजायरेबल कम्बिनेशन, तो यहाँ से इसकी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, टाइम कंजप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है सैकड़ों में से और हो सकता है हज़ारों में से जो हमने क्रॉस करवाए हैं, जो मेहनत करी है, केवल एक के पास ही डिजायरेबल कम्बिनेशन हो, तो चांस फैक्टर का काम यहाँ पे रहता है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि सक्सेस रेशियो मिलने की, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी है और टेडियस प्रोसेस भी है। उसके बाद चौथा जो स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, जो भी हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन करवाई है उसके बाद जो भी प्रोजेनी बनेगी, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, तो उनके अंदर हाइब्रिड्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके पास हमारे जो मनचाहे करैक्टर हैं वो लिए हुए हैं वो। उसके बाद क्रूशियल फॉर साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेनी सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, तो ये बड़ी क्रूशियल इवेंट होता है ये साइंटिफिक इवेल्युएशन का, जिसमें प्रोजेनी का इवेल्युएशन किया जाता है, और जो सुपीरियर टू बोथ ऑफ पेरेंट्स, जो कि दोनों जो पेरेंट्स लिए हैं उनसे सुपीरियर होना चाहिए, ये दोनों के गुण हैं वो इसके अंदर पाए जाने चाहिए। दीज आर सेल्फ पोलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन, तो जब एक बार इनका सिलेक्शन कर दिया जाता है तो उसके बाद वो सेल्फ पोलिनेशन उनके बीच में करवाया जाता है, अपने आप उनको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उनके बीच में होमोजाइगोसिटी बढ़े, प्योरिटी बनी रहे, कोई वेरिएशन ना आए, सो दैट द करेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन प्रोजेनी, ताकि जो करेक्टर्स हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से एक जगह इकट्ठे किए हैं वो अलग अलग जगह ना जाएं, इसलिए उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। उसके बाद है पांचवा जो स्टेप है उसके अंदर टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर, तो जैसे ही जो जनसंख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, तो उनमें क्या किया जाता है न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स, जो एक नस्ल पूरी तैयार हो जाती है उसको इवेलुएट, उनका फिर मूल्यांकन किया जाता है, उनकी पैदावार देखी जाती है, गुणवत्ता देखी जाती है,
डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी चेक की जाती हैं। बाय ग्रोइंग दैम, कहाँ पे उनको उगा के, रिसर्च फील्ड मतलब जहाँ पे रिसर्च फील्ड वो होते हैं जहाँ पे रिसर्च वगैरह की जाती है, जहाँ पे ये चीज़ें चेक की जाती हैं टाइम टू टाइम। एंड रिकॉर्डिंग, मतलब जो रिकॉर्ड है वो डाटा है वो इकट्ठे किए जाते हैं। दियर परफॉर्मेंस, उनकी जो भी वो प्रदर्शन करते हैं अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, मतलब उनको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। खाद बीज वगैरह है बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे दिया जाता है, पूरी क्वालिटी क्वांटिटी उनकी चेक की जाती है, सिंचाई टाइम टू टाइम की जाती हैं। एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं, जो अलग अलग जो कल्टीवेशन है और जो अलग अलग प्रैक्टिस जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वो उनका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाता है। फॉलोड बाय टेस्टिंग मटेरियल्स इन फार्मर्स फील्ड, और उसके बाद टेस्ट करके देखा जाता है फार्मर फील्ड के अंदर, मतलब ये आइडियल कंडीशन में इनको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दी जाती है, लेकिन फार्मर फील्ड के अंदर जो कंडीशन है वो आइडियल नहीं रहती, तो वहाँ पे भी इनको चेक किया जाता है। फॉर 3 ग्रोइंग सीजन, 3 लगातार सीजन तक इनको ग्रो करके देखा जाता है कि ये जो अलग अलग जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो अलग अलग लोकेशन है, तो उनके अंदर इनको उगा उगा के देखते हैं कि इनकी जो पैदावार वगैरह है, जो गुण है वो इनके अंदर बरकरार रहते भी है नहीं रहते। रिप्रेजेंटिंग ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजली ग्रोन, तो ये वो लोकेशंस आ जाती हैं जो कि जहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह की जाती हैं, और एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब अलग अलग कंडीशन वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली फसल को उगाया जाता है, उन जगह पे इनकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद चेक और रेफरेंस कल्टीवार, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मटेरियल इज इवेलुएटेड, जो भी मटेरियल प्रोडक्शन है उसको इवेलुएट किया जाता है इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवायर, तो जो लोकल क्रॉप की फसल है, जो लोकल क्रॉप जो फसल की जो हम अलग अलग वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में इसको चेक किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और जब ये सारी टेस्टिंग वगैरह सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद इसको रिलीज, रिलीज का मतलब है इसको बड़े पैमाने पे हम उसको तैयार करते हैं और उनकी मार्केटिंग वगैरह वो की जाती है। और कमर्शलाइजेशन का मतलब उसको व्यापारिक तौर पे बड़े पैमाने पे उसकी जो स्पीसीज है उसको तैयार करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं जो अलग अलग हमने इवेंट पढ़े हैं, जो स्टेप पढ़े हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ, तो उनका एक समरी है यहाँ पे, 500 स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं, तो यहाँ से हम समराइज कर सकते हैं उनको। उसके बाद एग्रीकल्चर सिनेरियो इन इंडिया, जो भारत है उसके अंदर जो कृषि है उसका क्या कुछ जो अलग अलग कंडीशंस है वो देखने को मिलती हैं। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो कृषि प्रधान देश है, भारत में ज़्यादातर कृषि की जाती है, खेती बाड़ी पे ही निर्भर है काफ़ी इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर मेक्स 33%, 33% जो टोटल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, मतलब जो घरेलू उत्पादन है, जो भी अलग अलग चीज़ें का उत्पादन किया जाता है उसका 33% जो खेती बाड़ी से ही आता है। और एम्प्लॉयज मतलब रोजगार देती है किसको, लगभग जो 62% पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का 62% जो हिस्सा है उसको रोजगार देने का काम भी एग्रीकल्चर ही करती है, खेती बाड़ी करती है। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद, फेसिस चैलेंजेस, बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ा है, किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग एनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। जैसे आज़ादी के टाइम पे जो जनसंख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी, और उसके बाद तो लगातार बढ़ती ही गई है और आज लगभग 135 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको क्या करना, अपनी जो खाद्य आपूर्ति है उसको पूरा करना। तो वो खाद्य आपूर्ति ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है। ऑन लिमिटेड लैंड, जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन जो लैंड है, जो स्थल है, वो तो लिमिटेड ही रहती है। इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड्स पर यूनिट एरिया, तो जो भारत को स्ट्राइव का मतलब है नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए, यील्ड है जो पैदावार है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जिसके अंदर अच्छी पैदावार देने वाली कुछ फसलों की किस्में हैं, जैसे वीट और राइस की किस्में हैं, वो मिड 1960 जो 1960 के जो दशक में, जो 1955 के आसपास के दशकों में इसका यूज किया गया है। और एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स,
लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज, और इनकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी जो फूड प्रोडक्शन है, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। उसके बाद किन किन चीज़ों में हम देख सकते हैं जो कि सिनेरियो बताता है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर वीट एंड राइस में, तो हम देख सकते हैं 1960 से लेके 2000 तक जो वीट प्रोडक्शन है वो उनके आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। 11 मिलियन का मतलब है 11 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख जो टन है, उससे लेके 75 मिलियन टन तक जो पैदावार है गेहूं की वो बढ़ी है। और राइस प्रोडक्शन वेंट अप, जो चावल है, चावल का जो प्रोडक्शन है 35 मिलियन टन से जो 89.5 मिलियन टन है वो बढ़ा है। पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर सीजन की। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, तो इनके अंदर जो सेमी ड्वार्फ का मतलब है बोनी प्रजाति, जो बोनी नस्ल है वो यूज की जाती है खेतों में व्हीट एंड राइस की। नोबल सेमी ड्वार्फ का मतलब है मतलब मीडियम साइज की यूज की जाती हैं, ज़्यादा हाइयर भी नहीं होती और ज़्यादा बोनी भी नहीं होती, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में वो आ जाती हैं। नोबल ल्यूरेट नॉर्मन ई बोरलग, ये साइंटिस्ट हैं जो एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट, तो जो सेमी ड्वार्फ व्हीट की जो हम ऊपर देखिए जो किस्म है वो कहाँ पे तैयार की गई है, वो इंटरनेशनल सेंटर है व्हीट और मेज इम्प्रूवमेंट का मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको जो फसलों के अच्छे से अच्छी जो किस्में हैं उनको पैदा करने के लिए बिल्कुल बड़े पैमाने पे काम करता है ये देश है जो। तो वहीं वहीं पे जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है उसको तैयार किया गया, जिसने इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है जो पैदावार में वो किए हैं भारत के अंदर। उसके बाद है सोनालिका और कल्याण सोना, ये हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं और इंट्रोड्यूस्ड इन 1963, इनको 1963 के अंदर भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल ओवर वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया, मतलब बेल्ट का मतलब पट्टी, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट गेहूं की पैदावार की जाती है, तो उनके अंदर जो ये 2 वैरायटीज हैं इनको बड़े पैमाने पे यूज किया गया। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से इनको तैयार किया गया, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है जो चावल की जो नस्ल है उसको कहाँ से तैयार किया गया, IR8 डेवलप्ड एंड इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, IRRI, तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं। फिलीपींस के अंदर है ये संस्था, वहाँ पे इसको तैयार किया गया है। एंड ताइचुंग नेटिव फ्रॉम ताइवान, ताइवान देश की एक जो एक प्रकार की किस्म है ये राइस की, तो वहाँ से तैयार किया गया और डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, और इसी की जो डेरिवेटिव का मतलब है इसकी जो चेंजेबल फॉर्म्स हैं इनके अंदर चेंज मॉडिफिकेशन कर करके जो फॉर्म है वो 1966 के अंदर इंडिया के अंदर लेके आई गई है। जाया एंड रत्ना, ये भी किस्म है जो कि बेटर यील्डिंग अच्छी पैदावार देती हैं, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डेवलप्ड इन इंडिया, तो नाम से भी हमको पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर डेवलप की गई किस्में हैं जो कि अच्छी पैदावार देती हैं वीट एंड राइस की। उसके बाद शुगर केन और माइल्ड्स, माइल्ड्स मोटे अनाज आ जाता है, शुगर केन गन्ना है। तो शुगर केन के अंदर जो ज़्यादातर जो किस्में हैं साइंटिफिक नाम है उनके सैक्रम बारबेरी, तो ये ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत में उगाई जाती है, बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड, लेकिन इसका जो शुगर कंटेंट का मतलब इसके अंदर जो रस है, जो चीनी है वो कम मात्रा में पाई जाती है और जिसकी पैदावार है वो भी कम रहती है। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, और जो दक्षिण भारत है उसके अंदर भी ट्रॉपिकल केन्स हैं, उनकी एक अलग किस्म है, मतलब ये इसी की थोड़ी किस्म है, तो वो उगाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर। और सैक्रम ऑफिसिनेरम, तो ये भी साइंटिफिक नेम है, शुगर केन की एक वैरायटी है। हैड थिकर स्टेम, इनका जो स्टेम है वो मोटा होता है और हाइयर शुगर कंटेंट, इनका जो शुगर कंटेंट है वो अच्छा पाया जाता है, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन इसको उत्तर भारत में ज़्यादा बड़े पैमाने पे है वो उगाया नहीं जाता है। तो जो केन, जो शुगर केन है उसकी जो ये नस्लें जो किस्में हैं वो भारत के अंदर ज़्यादातर ये 2 ही उगाई जाती हैं। दीज 2 स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट, और इन्हीं 2 स्पीसीज को अच्छे ढंग से क्रॉस किया गया, हाइब्रिडाइजेशन के बीच में करी गई, क्या करने के लिए, टू गेट
क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड, ताकि इनकी पैदावार है उनकी पैदावार भी बढ़े और साथ में उसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़े, जैसे कि उनके जो थिक स्टेम मोटे स्टेम हो और जो शुगर कंटेंट है वो भी अच्छा हो इनका, एंड एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर केन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ताकि ऐसी जगह पे ये उग सकें जहाँ पे मतलब शुगर केन से रिलेटेड अच्छी कंडीशन अवेलेबल हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, तो उनके अंदर वो एबिलिटी भी विकसित की गई हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। उसके बाद माइल्ड्स हैं, हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा, तो ये मोटे अनाज होते हैं, तो इनके भी जो हाइब्रिड हैं जो कि अलग अलग नस्ल हैं वो भारत में तैयार की जा चुकी हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, तो हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप, तो इनके जो गुण क्या थे, उनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, मतलब ज़्यादा पैदावार देती थी, और साथ में वाटर स्ट्रेस, मतलब जो पानी की कमी के प्रति जो ज़्यादा उनके अंदर इफेक्ट है वो भी कम देखने को मिलता है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस मतलब बीमारियों से लड़ने से रिलेटेड कौन सी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो करवाई जाती हैं। Resistance of host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by genetic constitution of host plant। तो जो डिजीज रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है, ये मतलब एबिलिटी होती है किसी भी प्लांट की, होस्ट प्लांट की, जो कि पैथोजन जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बीमारी फैलने से रोकते हैं। और ये किस बेस पे तैयार की जाती है, जो एबिलिटी है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जो जेनेटिक जो उसके अंदर मेकअप होता है उसका जीन उसके होते हैं, उसी के अंदर मैनिपुलेशन करके होस्ट प्लांट को मतलब इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसके अंदर डिजीज है बीमारियां हैं वो ना फैलें। क्रॉप लॉसेज अप टू 20 to 30% और समटाइम्स इवन टोटल, बीमारियों की वजह से फसल का 20 से 30% हिस्सा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है हर साल हर पैदावार में, और कई बार तो जो सारी की सारी फसल है वो भी नष्ट हो जाती हैं। ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवायर्स रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहेंस द फूड प्रोडक्शन, ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है अलग अलग प्रकार से जो प्रजनन की प्रक्रिया में सुधार करके और उनके विकास कर, किस चीज़ का डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवायर्स मतलब जो अलग अलग उपकरण यूज किए जाते हैं वो रेजिस्टेंस टू डिजीज, तो क्या होते हैं डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, और कल्टीवायर में हम यहाँ पे जो अलग अलग हाइब्रिड हैं उनको भी बोल सकते हैं, तो वो एनहांस करते हैं फूड प्रोडक्शन को, बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। आल्सो हेल्प इन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फंजाइसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड्स, जो टाइम टू टाइम जो स्प्रे किया जाता है केमिकल्स यूज किए जाते हैं खेतों में, उनको भी जो डिपेंडेंस है उनकी जो निर्भरता है उनके ऊपर जो हमारी निर्भरता बनी हुई है उसको भी हम कम कर सकते हैं। डिजीज काज्ड बाय, जो बीमारियां हैं वो फंजाई के द्वारा, जैसे रस्ट, जैसे एग्जांपल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रोट ऑफ शुगर केन है, एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, तो ये काफ़ी जो डिजीज हैं ये फंजाई के द्वारा होती हैं, फंजाई के द्वारा काज की जाती हैं प्लांट्स में। और उसके बाद बैक्टीरिया के द्वारा ब्लैक रूट ऑफ क्रसीफर्स हैं, तो बीमारियों के नाम हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। और उसके बाद वायरस के द्वारा टोबैको मोजाइक और टर्निप मोजाइक नाम की जो डिजीज है वो फैलाई जाती है। 1 नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डिजीज दे देंगे और उसका पूछ लेंगे भाई ये फंजाई के द्वारा, तो इनके याद रखना पड़ेगा। तो बीमारियां अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा फैलाई जाती हैं। प्रोसीजर इंक्लूड, तो जो प्लांट हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है उनके तैयार करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। उसके बाद जो हाइब्रिड्स उनसे बनेंगे, तो जो हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं वही वाले हैं ये उनके बीच में जो हाइब्रिड हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और बाद में उनकी टेस्टिंग की जाती है और रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, तो टेस्टिंग की जाती है अलग अलग एरिया में उनको उगा के, और यदि उनके जो सक्सेसफुल रिजल्ट हमको मिलते हैं तो उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब मार्केट के अंदर उनको अवेलेबल कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ वैरायटीज़ हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वीट की हिमग्री है जो लीफ और स्ट्राइप रस्ट और हिल बर्नट ऐसी डिजीज से बचाती है, मतलब ऐसी बीमारियाँ उसके अंदर नहीं मिलेंगी हिमग्री वैरायटी के अंदर। जबकि जो पूसा स्वर्णिम है कर्ण राई जिसको बोलते हैं ब्रासिका की जो सरसों की एक वैरायटी है, जो कि वाइट रस्ट नहीं होता इसके अंदर, रस्ट का मतलब जैसे जंग जैसी स्ट्रक्चर है वो नहीं लगती है इसको। कैलीफ्लावर की जो वैरायटी है पूसा सुब सुबरा
सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1। तो ये ब्लैक रूट है और करली ब्लाइट ब्लैक रूट है, इस इन बीमारियों से बचाता है। उसके बाद काउपी मटर की प्रजाति है जिसकी पूसा कोमल है, वो बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाती हैं। चीली हैं जो मिर्च, उनकी जो पूसा सदाबहार है वो चीली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल का मतलब पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं बीमारी में, तो ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए जो वैरायटीज हैं वो तैयार की गई हैं। तो मेथड्स क्या हैं जिनके द्वारा जो डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग्स हैं वो करवाई जाती हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जो पारंपरिक तौर पे जो पुराने टाइम से जो यूज किया जाने वाली टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। ओपन कंस्ट्रेंट बाय, कंस्ट्रेंट का मतलब इनको यूज किया जाता है किस चीज़ से, बाय अवेलेबिलिटी, और कांस्टेंट का मतलब ये लिमिटेड सी होती हैं ये, मतलब ज़्यादा हम इनका ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज नहीं कर सकते। किस चीज़ की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि प्लांट्स के पास बड़े कुछ इन ऐसे प्लांट्स के पास बड़े ही लिमिटेड से जीन प्रेजेंट होते हैं जिससे वो बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग प्लांट मटेरियल्स, तो प्लांट मटेरियल्स है उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब उसके अंदर जो जांच वगैरह है वो की जाती है। और फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए किस चीज़ की मदद लेके, इंड्यूसिंग म्यूटेशन, उसके अंदर टाइम टू टाइम जो म्यूटेशन है जो उसके जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंज किए जाते हैं। प्लांट्स हैविंग दीज डिजायरेबल करेक्टर्स कैन देन बी आइदर मल्टीप्लाइड, और प्लांट्स के अंदर जब भी ये करेक्टर्स आ जाते हैं डिजायरेबल करेक्टर्स, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, या फिर डायरेक्टली उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, या फिर उनको ब्रीडिंग के अंदर यूज किया जाता है, जो अलग अलग जो कि उनको टेस्टिंग के लिए हम फील्ड में यूज करते हैं। उसके बाद है सीक्वेंशियल स्टेप्स, इसके अंदर कौन से स्टेप्स हैं वो यूज किए जाते हैं। स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म का टेस्ट किया जाता है इसमें। फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, तो ये चेक किया जाता है कि उसके अंदर अलग अलग जो रेजिस्टेंस सोर्स हैं, रेजिस्टेंस जीन हैं जो कि बीमारियों से उनको बचा सकें, वो है या नहीं है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो मिक्सअप है, फर्टिलाइजेशन है वो करवाया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। सिलेक्शन एंड इवेलुएशन ऑफ हाइब्रिड, उसके बाद जो कॉमन स्टेप हैं कि जिसके अंदर जो हाइब्रिड्स जो उनके आगे जो मिक्सर जो तैयार हुए हैं, मिक्स प्लांट तैयार हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको दूसरे प्लांटों से अलग किया जाता है, और उनकी इवेलुएशन, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि वो करेक्टर्स लिए हुए हैं नहीं लिए हुए हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस वाले। टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, तो जो नई नई वेराइटीज़ हैं उनका टेस्ट किया जाता है, उनको परखा जाता है, अलग अलग फील्ड के अंदर उगा उगा के देखा जाता है, और उसके बाद उनको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो इसके अंदर क्या है, जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस, जो नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस होती हैं अलग अलग, जो हमने जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, जो नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, तो उनकी जो सीक्वेंस है उनके अंदर चेंज किया जाता है, जेनेटिक वेरिएशन है वो क्रिएट की जाती हैं बाय यूज ऑफ केमिकल्स, तो इसके अंदर कुछ केमिकल रसायन भी यूज किए जाते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट है जैसे रेडिएशंस हैं वो भी यूज की जाती हैं, जिसके द्वारा जो नया करेक्टर है वो क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है। नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज, तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो रेजिस्टेंस जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, ऐसे प्लांट के अंदर जिसकी हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज, मतलब ऐसी वैरायटी हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं, उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जीन को डाला जाता है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड, तो जो जीन है रेजिस्टेंस जीन वो किस बेस पे डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो कि पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होती हैं तो वो उन प्लांट में टारगेट प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करवा के जो सोर्स प्लांट है फिर उसके सिलेक्शन की जाती हैं, मतलब जो भी आगे इंडिविजुअल पैदा होंगे, जो सीड पैदा होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और एग्जाम्पल किन के अंदर की जाती है म्यूटेशन ब्रीडिंग, इन मूंग बीन्स, जो दालें होती हैं, रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस, तो ये येलो जो मोजाइक वायरस होता है उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, वो बीमारी नहीं फैला सकती इसके अंदर। एंड पाउडरी माइल्ड मिल्ड्यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द म्यूटेशन, तो जो दूसरी बीमारी है जो पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसको भी हम म्यूटेशन से दूर कर सकते हैं, मतलब म्यूटेशन से बचाव कर सकते हैं इस फसल का। इन भिंडी जिसको
एम्ब्लेमोस्कस एसिलेंटस बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस। तो ये येलो मोजाइक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस होता है। रिजल्टेड इन न्यू वैरायटी ऑफ ए का मतलब है एबिलिमोस्कस और एसिलुएंट्स एंड परबानी क्रांति। तो इसकी एक जो नई वैरायटी है जो कि येलो मोजाइक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस है, तो वो एक वैरायटी है, वो म्यूटेशन ब्रीडिंग से ही तैयार की गई है। उसके बाद अब प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। जो जो बड़े जीव होते हैं, कुतरने वाले जीव जैसे रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है फसलों का, किस प्रकार से ब्रीडिंग करवाई जा सकती है ताकि उनके प्रति भी वो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर पाएँ। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस काज्ड बाय द इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो जो पेस्ट हैं और जो कीड़े हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान है वो किया जाता है हर सीजन में। इंसेक्ट रेजिस्टेंस में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस को हम अलग अलग लेवल पे अचीव कर सकते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में चेंज किए जा सकते हैं। बायोकेमिकल का मतलब उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको चेंज किया जा सकता है। और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फिजिकल गुण होते हैं, फिजियोलॉजिकल गुण बल्कि जो इंटरनल जो ऑर्गन जैसे काम करते हैं, उस बेस पे भी उनको अचीव किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लांट्स। जो हेयरी लीव्स का मतलब है पत्तों के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। तो उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन। जैसिड मतलब कीट होते हैं ये, तो जिनके अंदर जो हेयरी लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। एंड सिरल लीफ बीटल इन वीट के अंदर जो सिरल लीफ बीटल होते हैं, पत्तों पे पाए जाते हैं, ये कीट होते हैं ये, उनसे बचाव के लिए हेयरी लीव्स पाई जाती हैं इनके अंदर। इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम साफ्लाई। एक साफ्लाई होती है जो जब गेहूं की कटाई वगैरह होती है, येलो कलर की मक्खी होती है छोटी सी, जो ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं उनसे, तो वो किनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्टेम होते हैं, खोखले स्टेम, उनसे निकलती हैं वो। और यदि स्टेम सॉलिड है अंदर से तो उनके लिए रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने का एक तरीका है साफ्लाई से बचने के लिए। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वैराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट बोलवॉर्म्स होती हैं। जो स्मूथ लीव्ड का मतलब है चिकने पत्ते, यदि पत्ते चिकने हैं तो उनके ऊपर जो लार्वा वगैरह है वो नहीं रुक पाएंगे, जो अंडे वगैरह हैं, जो अलग अलग कीट हैं वो नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर। और नेक्टरलेस कॉटन वैराइटीज का मतलब है जिनके पास नेक्टर नहीं है, वो स्वीट सब्सटेंस होता है जिसकी तलाश में जो कीड़े हैं इनके पास आते हैं। तो यदि वो नहीं है तो उससे भी जो बोलवॉर्म्स होते हैं, बोलवॉर्म्स का मतलब है जो बोल होती है, कॉटन बोल, जो टिंडे बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर जो कीड़े लगते हैं तो वो लार्वा ही होते हैं। और लार्वा के कैसे बनते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो पोलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट आता है तो वो अपने एग है वहाँ पे छोड़ के चला जाता है और उन एग से ही वो लार्वा बनते हैं। और वो क्या करते हैं फिर, बोलवॉर्म है जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो यदि नेक्टर ही नहीं है तो वो कीट हैं वो आएंगे नहीं वहीं पे, और जो एग वगैरह है वो ले नहीं करके जाएंगे फिर। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज। मक्के के अंदर एस्पार्टिक एसिड का ज़्यादा पाया जाना, नाइट्रोजन कम पाए जाना और शुगर कंटेंट है वो भी कम मात्रा में पाया जाना, उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरोवर्स। जो तने के अंदर बिल बना के रहते हैं, ये भी लार्वे होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो पाई जाती हैं। या फिर हम मॉडिफिकेशन ये कर भी सकते हैं प्लांट्स के अंदर कि उसकी एस्पेरेटिक एसिड है, इसे दूर भागते हैं जो स्टेम बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर का मतलब जो छेद करते हैं स्टेम्स के अंदर। और लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा कम करके, और शुगर कंटेंट है उसको भी मात्रा कम करके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व सेम स्टेप्स। और जो ब्रीडिंग मेथड होती हैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस में, वो भी यही मेथड है, वो यही स्टेप हैं फॉलो करती हैं।
सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस जीन के जो सोर्स हैं उनको कल्टीवेटेड वैरायटीज के अंदर पता लगाया जाता है। जर्म प्लाज्म, जो अलग अलग जीवों का जो जर्म प्लाज्म होता है, जीन होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा किससे, किसी फसल से, या फिर वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब है जो उनकी नस्ल है, प्राकृतिक नस्ल, जो चेंज विदाउट चेंज, जो पहले की जो नस्ल है जिसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, नेचुरल फॉर्म है, तो उससे कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये अलग अलग हम कुछ फसल हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ब्रासिका है, रिपीस्ट मस्टर्ड बोलते हैं इसको, रेपसीड मस्टर्ड। तो इसमें पूसा गौरव है जो, वो वैरायटी है जो कि एफिड्स ये कीट पतंगे होते हैं जिनसे जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसके प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फ्लैट बीन्स, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, ये वैरायटीज हैं फ्लैट बीन्स की, चपटे जो सोयाबीन होते हैं। तो ये जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं जो ये वैरायटीज हैं। उसके बाद ओकरा जो भिंडी है, उसकी जो वैरायटीज हैं पूसा स्वामी और पूसा A4, स्वानी स्वानी हाँ, पूसा स्वानी और पूसा A4, ये सूट और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करती हैं।